नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में मैजिद कपासिया। प्यारे बच्चों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। हम यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और सामान्य जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें और यूपीएससी में कितना डिफरेंस है, ये आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ आएगा। दूसरा, जब हम यूपीएससी के लिए चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डीपली और विस्तृत अध्ययन हमको करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों को भी हमें जो है ध्यान रखना होता है। उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो है आपका, ये किसे कहा जाता है? तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, प्राकृतिक वातावरण और मानव के जीवन के बीच संबंध का अध्ययन कराता है। यानी भूगोल एक प्रकार की एक साइंस ही है जो कि धरातल, जो आपका सरफेस है पृथ्वी के ऊपर का, और नेचुरल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन लाइफ, इनके बीच में जो रिलेशन है उसका ये क्या कराता है? स्टडी कराता है। भूगोल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा होता है मानव भूगोल जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका जनक, फादर या पिता पोलिडीनियस को कहा जाता है, और जो आपका मानव भूगोल है इसका जनक, फादर या पिता विडाल डी लास ब्लास को कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करें कि जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, भौतिक भूगोल होता है, उसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, मौसम, जलवायु, इन चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसके अलावा मानव की जो गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, पर्यावरण और मानव के बीच में जो रिलेशन है, यानी इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में जो रिलेशन होता है, उसके साथ साथ जनसंख्या हो गई, समाज हो गया, संस्कृति, गांव, शहर, इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी शब्द जो है, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, यह शब्द किसने दिया है? तो इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सबसे पहले ज्योग्राफी जो वर्ड है ये दिया है। अब ज्योग्राफी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीनिंग होता है पृथ्वी और ग्राफी का मीनिंग होता है अध्ययन। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ज्योग्राफी का जो मतलब है या अर्थ है वो है पृथ्वी की सतह का सुव्यवस्थित अध्ययन, द स्टडी ऑफ अर्थ। और वो भी कैसे? सीक्वेंस से। सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस से। एक और वर्ड आप देखते हो, जियोलॉजी। जियोलॉजी को बोलते हैं भूविज्ञान। क्या बोल देते हैं? भू विज्ञान। अब यहां पर आप देखोगे तो जियो का मतलब यहां पर पृथ्वी है, लॉजी का मतलब जो होता है वो होता है विवरण या डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम जियोलॉजी के बारे में देखें कि जियोलॉजी क्या है, तो ये पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन है, यानी पृथ्वी के अंदर। ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उसकी सतह के ऊपर। जबकि जियोलॉजी में हम पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं। आप कह सकते हो कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें चट्टानें आती हैं, जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म आते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स आपने सुना है, टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, या ऐसी और बहुत सारी चीजें जो किसमें आती हैं? पृथ्वी के नीचे हैं। ठीक है, उन्हें हम जो है जियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी के पिता का नाम हिकेटियस है, परंतु जो व्यवस्थित भूगोल है उसका जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि वो हिकेटियस या इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का फादर कहें। तो देखो, जो व्यवस्थित है, जो प्रेजेंट में ज्योग्राफी चल रही है आपकी, जो कि व्यवस्थित है, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जो आपको बताई है, तो वो जो व्यवस्थित
ज्योग्राफी की अवधारणा दी है वो इराटोस्थनीज ने दी है। किसने दी है? इराटोस्थनीज ने। एक वर्ड है क्रेटोग्राफी। क्रेटोग्राफी जो है ये मानचित्र और ग्लोबों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्रेटोग्राफी कहते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब होता है पर्यावरण का अध्ययन करना। कभी कभी इन्वायरमेंटल साइंस भी वर्ड यूज होता है। ठीक है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार भूगोल का जो हम अध्ययन करते हैं उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल, जिसमें हम पूरे विश्व के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जबकि भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में हम केवल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इंडिया की जो भी फीचर्स हैं वो सब हम कहां पढ़ते हैं? भारत के भूगोल में। तो अब हम शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल की। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है और इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको आज बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं जो हो सकता है आपके लिए नई हो या पहले भी आपने पढ़ी हो, वो कहीं ना कहीं से या देखी हो, लेकिन उनको आज तक आप याद नहीं रख पाए। लेकिन आज के बाद आप किसी भी चीज को भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और आकार के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का आकार कैसा है, भारत कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपने इस प्रकार का एक ग्लोब देखा होगा। ठीक है। ग्लोब क्या होता है? उस पर इस तरह से जो है कुछ लाइंस जो है बनी होती हैं, ये इस तरह से, और कुछ इस तरह से भी जो है इसके ऊपर लाइंस बनी होती हैं। तो एक ग्लोब देखा होगा आपने। ग्लोब जो होता है एक इस तरह का गोल सा आपने, ठीक है, प्रिंसिपल का ऑफिस वगैरह जो होता है वहां पर आपने एक ग्लोब देखा होगा। ठीक है। इस ग्लोब पर क्या है? पृथ्वी का रूपांतरण दिखाया जाता है। इस ग्लोब के ऊपर क्या है? पृथ्वी कैसी दिखती है, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कुछ लाइंस वगैरह बना ली गई हैं। ये जो लाइंस हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं दर्शाई गई हैं, लाइंस दर्शाई गई हैं, क्या ये एक्चुअल में होती हैं? तो हम कहेंगे ये जो लाइंस हैं ये हमने स्टडी के लिए जो है इमेजनरी बनाई है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक्चुअल में पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। इन लाइंस को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं। अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखो तो इधर की तरफ आपका आता है वेस्ट, क्या आता है, और इधर आता है आपका ईस्ट। ऊपर आता है आपका नॉर्थ और नीचे आता है आपका साउथ। तो जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइंस हैं आपकी इस तरह की आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। जबकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस खिंची हुई हैं ग्लोब के ऊपर, इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। अब आप कहोगे कि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये ग्लोब से क्या लेना देना है, अक्षांश या देशांतर से? तो क्योंकि हमें भारत की स्थिति बतानी है कि भारत कहाँ स्थित है वर्ल्ड में। अगर हम देखें कि वर्ल्ड में, जब मैं आपको ग्लोब पर दिखाने की कोशिश करूं कि भारत कहाँ स्थित है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस पर ये जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइंस खिंची हुई हैं इस तरह से, इन्हें क्या कहते हैं? और ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस खिंची हुई हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा होती हैं। ये जो है इमेजनरी लाइन होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है। बस हमने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, जो उसका सरफेस है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हमने इनको बना लिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। तो बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही आपको पढ़ा रहा हूं। भले ही इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अगर हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बच्चों आपको डायरेक्शन समझनी है। दिशा जो होती है, जब हम पढ़ते हैं दिशा, तो दिशा का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो देखो, दिशा जो होती है, सबसे पहले आपने इस तरह से जो है अपनी कॉपी के ऊपर दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए इनको बना लिया। तो अगर ऊपर की तरफ देखोगे, यहां जो होती है आपकी, ये होती है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे जो होती है ये होती है आपकी साउथ, और सीधे हाथ की तरफ आपकी जो होती है वो होती है ईस्ट, और उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ होती है आपकी वेस्ट। तो ये चार दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन इनके बीच में भी फिर आपकी चार दिशाएं होती हैं। तो ऊपर की जो दिशाएं हैं
यहां पर जो उत्तर दिशा है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, और इस वाली को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से जो साउथ है इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट और इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। यही मैंने ये बनाया हुआ है कि ऊपर वाली आपकी नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, साइड वाली आपको दिख रही है सीधे हाथ की तरफ, ये है ईस्ट या पूरब, और ये है आपके उल्टे हाथ की तरफ को वेस्ट या पश्चिम। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो नॉर्थ ईस्ट हो गई। इसी प्रकार से ईस्ट और साउथ के बीच में जो हो गई वो साउथ ईस्ट हो गई, और इसी प्रकार से आपका साउथ वेस्ट के जो बीच में है उसे साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो टोटल आपकी जो है 8 दिशा हो जाती हैं। 4 आपकी मेन है और 4 आपकी सब डायरेक्शन कहलाएंगी। वैसे तो आपने सुना होगा संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं वहां पर 10 दिशाएं बताई जाती हैं। जब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होता था तो उसे माना जाता था कि जो भी ज्ञानी होगा जिसे 10 दिशाओं का ज्ञान हो, यानी कि ये 8 दिशा ये हो गई और एक ऊपर आसमान और दूसरा धरती, इनको भी 2 दिशा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों में। लेकिन हम जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये आपकी 8 दिशाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये मैंने एक ग्लोब बना दिया आपका यहां पर, और इस ग्लोब के अनुसार थोड़ा सा जो है हम देखते हैं कि जो भारत का अध्ययन जो आप करोगे, देखो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये मैंने यहां पर जो है क्या बना दिया, एक पृथ्वी बना दी पूरी। और ये जो पृथ्वी है इस पर यहां पर एक लाइन जो है हमने यहां से बीचों बीच जो लाइन ड्रॉ करी है, ये आपको थोड़ी कटी कटी सी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या काम करता है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है यहां आपको लास्ट में दिख रहा होगा, दोनों तरफ यहां पर जो है ये पृथ्वी के ध्रुव हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। यानी ये एंड है, 2 छोर हो गए पृथ्वी के, हमने 2 छोर मान लिए कि ये जो ऊपर वाला छोर है ये उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे वाला जो छोर है इसको बोल दिया दक्षिणी ध्रुव। अब जो पृथ्वी इस इक्वेटर के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर। इसके बाद एक और इमेजिनरी लाइन जो है वो 23.5 डिग्री से ऐसे जो है आपकी ये ड्रॉ करी हमने, और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 23.5 जो एक लाइन गुजरी है यहां से, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इसी प्रकार से नीचे अगर आप देखोगे साउथ की तरफ भी एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा जो है वो निकल रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। अब ये जो मकर रेखा है नीचे, ये भी इतनी इक्वेटर से इतनी दूरी पर है जितने उत्तर की तरफ आपको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है। यहां पर मैंने थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा जो है इंडिया का मैप बनाया है जो आपको दिख रहा होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको डायरेक्शन बना लूं इस तरह से, इसको मैंने जो है डायरेक्शन बना दिया, और इस डायरेक्शन में आप जो है देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि अगर ये इस तरह से डायरेक्शन है, इसको हमने अब क्या बना लिया, एक डायरेक्शन बना लिया, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहां से तो ऊपर वाले पार्ट में हो गया इंडिया, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में भी कहां पर हो गया, तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो इंडिया कहां पर है, तो इंडिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो गया, और नॉर्थ में भी कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आपको पता लग गई कि भारत जो है वो कहां स्थित है, तो वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण भारत में आता है इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेटिव देख लेते हैं इसमें। देखो
यहां पर आपको एक बहुत छोटी सी चीज दिखाई दे रही होगी इस मैप में, देखो कि यहां पर ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मान लिया हमने मेनलैंड का, मुख्य भूमि का, और ये हो गया आपका इक्वेटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो उन दोनों के बीच में 876 किलोमीटर की दूरी है, 876 किलोमीटर। यानी इक्वेटर से भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, तो वो आपका 876 यानी कि 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात समझ में आई कि भारत की अगर हम लोकेशन देख रहे हैं ग्लोब के अंदर या पृथ्वी पर, तो भारत नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर देखें कि भारत की स्थिति कैसी है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो आपको पता है कि यहां से एक लाइन गुजार दी हमने ऐसे और एक लाइन हमने यहां से ऐसे गुजार दी। तो ऐसी जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और अगर आप इस तरह से यहां से एक लाइन गुजार दो और एक नीचे से गुजार दो तो इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड। तो ये जो आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है, यहां से यहां तक, ये दो लैटिट्यूड की बीच की दूरी हो गई। अगर आप इस तरह से देखोगे यहां से यहां तक, तो ये दो लॉन्गिट्यूड हो गए। तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो है ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी हो गई। क्या हो गई? लॉन्गिट्यूड की। तो अगर हम भारत का जो है लैटिट्यूड एक्सपेंड देखें, यानी भारत का अक्षांश विस्तार देखें, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया ये। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जो लाइनें खिंच रही होंगी या ऐसा देखोगे यहां से ऐसे, तो इनके बीच में यानी यहां से लेकर के यहां तक जो है वो कितने अक्षांश के बीच में पड़ रहा है, तो आपने बता दिया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार से अगर आप देशांतरीय विस्तार देखोगे तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हो गया। ठीक है, इसके बाद है आपका कि भारत के कुछ पॉइंट माने जाते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सबसे उत्तर, यहां पर आपका क्या है? नॉर्थ है। क्या है यहां पर आपका? इसमें देखो ये वाला जो पॉइंट है सबसे नॉर्थ में, और एक यहां पर आपको दिख रहा है, एक यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा है और एक यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा है। तो ये इसको बोलेंगे हम पश्चिमी बिंदु यानी कि वेस्टर्न पॉइंट। इंडिया मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका गौहर मोती या गौहर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगर आप सबसे उत्तरी बिंदु को देखोगे तो उसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगर आप भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या ईस्टर्न पॉइंट देखोगे तो ये कीबुत, जिसका दूसरा नाम वालंगू भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहां पर भारत का सबसे सदर्न पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये है कैप कोमेरियन, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन दक्षिणी बिंदु भारत में दो हैं। ये वाला जो है ये मेनलैंड का है। मुख्य भूमि का अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है? कैप कोमेरियन, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। एक और क्वेश्चन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि भारत का मोस्ट सदर्न पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट को माना जाता था, जिसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी था। ये अंडमान निकोबार में स्थित था, परंतु 2004 में सुनामी आई और सुनामी की वजह से ये डूब चुका है। ठीक है, तो अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि प्रेजेंट में नहीं रहा है, पानी में डूब चुका है। यहीं से आपसे क्वेश्चन मैं और पूछूं कि भारत की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। आपको दिख रहा है कि भारत में लगभग जो है
एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या जानते हो आप? इसका मतलब होता है चतुष्कोणीय जिसके 4 कोण हो। ठीक है, या आप कह सकते हो जैसे कि चतुर्भुज होता है, आपने सुना होगा, जिसमें 4 कोण होते हैं, तो ऐसे ही भारत के भी क्या है, 4 कोण आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि भारत का जो विस्तार पाया जाता है, भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी दूरी है। तो आप देखोगे कि ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से लेकर भारत की जो दूरी है दक्षिण तक वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से लेकर के पूर्व तक यानी कि वेस्ट टू ईस्ट तक जो एक्सपेंड है या दूरी है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। आप कह सकते हो 2933 किलोमीटर। तो एक चीज यहां से आपको समझ में आई कि भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण तक ज्यादा है और पश्चिम से पूर्व यानी ईस्ट टू वेस्ट तक कम है। भारत की लंबाई और चौड़ाई जो है, आप कह सकते हो कि ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, या आप ऐसे बोल सकते हो कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई इतनी और भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई इतनी है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम शॉर्ट में 3.28 मिलियन स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड में भारत का 7वां स्थान है और भारत का जो क्षेत्रफल है ये वर्ल्ड का 2.4% है। भारत की जनसंख्या की बात करें तो प्रेजेंट में लगभग 145 करोड़ जनसंख्या है। हालांकि अभी जनगणना जो है वो होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो अगर हम रफली देखें और इस हिसाब से भारत में इस हिसाब से वर्ल्ड में भारत का पहला स्थान है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी और विश्व में भारत का दूसरा स्थान था, पहला स्थान चीन का था जनसंख्या में, और लगभग 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या का भारत में था। हालांकि आप जो है जब नई जनगणना हो जाएगी तो इसको हम एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे। तो भारत की जो जनसंख्या के अनुसार जो रैंक है ये पूरी तरह से जो कंफर्म हो पाएगी वो जनगणना के बाद होगी, जो हाल ही में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने भारत के आसपास कई सारी वाटर बॉडीज देखी हैं, जल निकाय देखे हैं, सुने हैं। बहुत सारे बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, खंबात की खाड़ी कहाँ है। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं अगर हमने कोई भी चीज रटी है तो वो हमें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती है, मगर अगर हमने किसी चीज को समझा है तो वो हमें अधिक दिनों तक याद रहती है। तो मैंने आज के सेशन में बहुत सारे मानचित्रों का यूज किया है ताकि आपको चीजें अधिक दिनों तक याद रहें। तो जैसे कि आपको ये भारत का एक मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में जब आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये जो भारत का मैप बना हुआ है इसमें सबसे पहले यहां आपको दिखाई देगा ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। दूसरा आपको नीचे एक जगह और दिख रही है, पहला जो कट है यहां पर, दूसरा कट है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। इधर की तरफ पड़ता है आपका अरेबियन सी, नीचे पड़ता है आपका हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ऐसा कौन सा ओशियन है जो एक देश के ऊपर नाम है जिसका, तो ऐसा ओशियन है आपका इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, क्योंकि भारत के नाम पर इसका जो है नाम है। यहां इधर की तरफ आपको दिखाई दे रही है कि यह है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और यहां पर एक पड़ता है देश, आपने देखा होगा, इसका नाम है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में इधर की तरफ पड़ती है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और यहां पड़ती है आपकी पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। अब यहां पर कुछ वर्ड ऐसे आए जिनको लेकर के आप कंफ्यूज हो गए। मैं मान लेता हूं कि आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। जैसे पहला वर्ड यहां आपने सुना ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर। क्या होता है?
महासागर। और अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी जो वाटर बॉडी होती है, सबसे बड़ा जो जल निकाय होता है वो ओशियन होता है। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें, सबसे अधिक जो पानी पृथ्वी पर देखने को मिलता है तो वो महासागरों में है। फिर एक वर्ड आता है आपका सी। सी का मतलब होता है समुद्र या सागर, समुद्र या सागर। तो ये महासागर जो होते हैं उनसे छोटा होता है समुद्र सागर। उसके बाद आती है आपकी बे। बे का मीनिंग होता है खाड़ी। खाड़ी जो होती हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई अधिक होती है, गहराई कम होती है। उसके बाद एक वर्ड आता है गल्फ। गल्फ का मीनिंग भी खाड़ी होता है, परंतु गल्फ जो होती हैं वो बे की तुलना में गहरी ज्यादा होती हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कम होती है बल्कि गहराई ज्यादा होती है। उसके बाद में एक वर्ड आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि या जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य या जल संधि, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। यानी कि कहीं पर भी डमरू के जैसी आकृति बन रही है, यानी कि इस तरह से डमरू के जैसी कुछ आकृति बन रही है कि कोई पानी का निकाय है जो कि बीच में से सांकरा है या पतला है लेकिन किनारों से चौड़ा है, तो उसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाक जल संधि कहाँ है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच हो, लेकिन ये है कहां पर, तो ये यहां पर आपको देखोगे ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये गल्फ ऑफ मन्नार भी आपको देखने को मिलती है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज हो गई जो आपको पता होना चाहिए कि भाई कच्छ की खाड़ी कहां पर है, तो ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी यहां पर है। और दो नदियों के आपने नाम भी सुने होंगे, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और दो ताप्ती जो है ये दो नदियां हैं जो कहां गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपका अरब सागर होगा। इधर का जो भी हिस्सा है पानी का जो पार्ट है वो अरब सागर है। यहां पर जो दिख रही है आपको ये गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, इधर आपका बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। अब हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज हैं या एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, जिनमें से 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ जलीय या वाटर बाउंड्री शेयर करता है। लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा वाले देश कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जबकि 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत अपनी जलीय सीमा जो है या वाटर बाउंड्री शेयर करता है, श्रीलंका और मालदीव। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर है। जबकि सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 106 किलोमीटर है। अब इनको हम मैप की सहायता से देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये जो कंट्री है आपका, यहां पर ये है अफगानिस्तान, जिससे भारत की 106 किलोमीटर सीमा लगती है। दूसरा आपको यहां से लेकर के ये दिख रहा है, ये जो है आपका, ये है पाकिस्तान, जिसके साथ भारत की 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। यहां पर एक देश आपको दिख रहा है, ये है आपका नेपाल, जिसके साथ भारत की 1781 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहां पर एक देश आपको दिख रहा है जिसकी जो सीमा है वो 699 किलोमीटर है। फिर यहां पर एक देश है इस तरह से आपका इधर की साइड, जिसका नाम है म्यांमार, जिसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और एक देश आपका यहां पर है जिसके साथ भारत की 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा लगती है, जिसका नाम है बांग्लादेश। यहां पर एक देश है आपका जो यहां से आपको यहां तक दिख रहा है, फिर यहां पर और फिर यहां पर, इसका नाम है चीन, जिसके साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की लगती है। ठीक है, अब कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ भारत के किस किस राज्य की सीमा लगती है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा भारत की लगती है। तो पाकिस्तान के साथ आपके कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, कश्मीर की और लद्दाख की।
ये 5, जिनमें से आप कह सकते हो कि 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। अगर हम देखें कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो चीन के साथ भारत के लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, और यहां पर एक राज्य है सिक्किम की सीमा लगती है, और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख, इनकी सीमा लगती है चीन के साथ। अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहां पर आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल, और ये भूटान, श्रीलंका। ये कौन सा देश राज्य है आपका, श्रीलंका। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम, इनकी सीमा लगती है। जबकि अगर आप देखोगे कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, इनकी सीमा आपकी भूटान के साथ लगती है। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ म्यांमार की सीमा लगती है। जबकि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो पश्चिम बंगाल, इधर आपका आसाम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और यहां पर अगर आप देखोगे कि मालदीव, ये आपके लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप, द्वीप का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो चार तरफ पानी से घिरी होती है, उसे हम द्वीप या आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलैंड। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, एक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, एक यहां पर। तो जो हमारा लक्षद्वीप है उससे मालदीव की सीमा लगती है, और यहां पर आपको दिख रहा है ये श्रीलंका है, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की वाटर बाउंड्री लगती है। अब हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो यहां पर आपको दिख रहा है गुजरात, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री है इंडिया की, उसे हम वाटर बाउंड्री भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कोस्टल लाइन या तटरेखा कहा जाता है। तो यहां पर आपका अरब सागर है, यहां पर हिंद महासागर है, और यहां पर बंगाल की खाड़ी है। तो इनके साथ भारत की जो वाटर बाउंड्री लगती है, तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। परंतु अगर इसमें हम जो है लक्षद्वीप और अंडमान की भी लंबाई को शामिल कर ले में, तो ये 7516 किलोमीटर हो जाती है, जिसमें गुजरात है आपका, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है। उसी के साथ साथ यहां पर आपकी जो है पुदुचेरी, ठीक है, उसको भी शामिल किया जाता है। यहां पर आपके दादर नगर हवेली, दमन दीव भी जो है। ठीक है। अब इसको जो है हम ये देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र से लगती है, जिसकी एक ट्रिक भी है जिससे आप याद रख सकते हो। और ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है भैया आपकी, गुम गोवा नाटक करे ताऊ पंडित, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे स्टेट हैं भारत के जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, या कह सकते हो कि ये तटीय सीमा रेखा वाले राज्य हैं। इनमें अगर हम देखें सबसे अधिक किस राज्य की लगती है, तो सबसे अधिक गुजरात की लगती है, जो कि 1214 किलोमीटर है। जबकि सबसे कम सीमा जो है वो 101 किलोमीटर गोवा की लगती है। कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है, या उनकी जो सीमा है वो कोस्टलीय या तटीय है। तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन द्वीप एवं नागर हवेली। ठीक है। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा कहां से लगती है, समुद्र से लगती है। अब ये जो हमारे तट बने हुए हैं, जो पानी की सीमा लग रही है, तो इनको नाम दिया जाता है तट। तो जैसे गुजरात की जो समुद्र से सीमा लगी हुई है, पानी के साथ बाउंड्री साझा करता है, तो उसे बोलता जाता है कच्छ का तट, जो कि गुजरात में है। उसके बाद गुजरात से लेकर के
और गोवा तक, कर्नाटका तक, यानी महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे काठियावाड़ का तट कहते हैं, जबकि जो कर्नाटक वाला जो तटीय इलाका है उसे कारानाथ तट कहा जाता है। केरल का जो तटीय इलाका है उसे मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु का जो तटीय भाग है उसे कोरामंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ओडिशा का जो तटीय भाग है उसे उत्काल तट कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का जो तटीय भाग है जो समुद्र से लगता है उसे वेंगा तट कहा जाता है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो इधर की तरफ जो समुद्र से लगी हुई सीमा रेखा है, तटरेखा है, उसे पश्चिमी तट या वेस्टर्न घाट कहते हैं, जबकि जो पूर्व की तरफ जो समुद्र से सीमा लगी हुई है उसे पूर्वी तट या ईस्टर्न घाट कहते हैं। अब हम देखें कि भू आवेष्टित राज्य किसे कहते हैं। तो भू आवेष्टित राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनकी सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ लगती है और ना ही समुद्र से लगती है, यानी एक ऐसा देश जिसकी ना तो किसी देश के साथ सीमा लगी हुई हो ना समुद्र के साथ लगी हुई हो। तो भारत में ऐसे 5 राज्य हैं। पहला है हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। इनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ लगती है और ना ही समुद्र के साथ लगती है। और इनमें भी आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा भू आवेष्टित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब बात करते हैं कि जो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो कहां से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय है एक ऐसे यहां से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगर आप देखोगे इस तरह से दिखाई दे रही है आपको। यानी अगर भारत में आपसे पूछा जाए कितने टाइम जोन है, तो भारत में 5 टाइम जोन है। 5 जगह से भारत का समय लिया जा सकता है। और भारत का जो मानक समय है ये पूर्वी 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कहां से गुजरती है, तो ये भारत ने जो लिया है अपना, ये नैनी मिर्जापुर एक जगह पड़ती है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहां से इसको लिया गया है। और ये विश्व का जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, जहां से भाई आप जानते हो कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है इंग्लैंड ब्रिटेन में पड़ता है और वहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम लिया गया है, तो उससे भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। अब हम बात करें कि आपको पता है यहां अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में गुजरात में। यहां से यहां तक का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल रहा है तो यहां गुजरात में तक निकलने में उसे कितना समय लगेगा, तो वहां तक पहुंचने में उसको जो है 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। कितने का है? 2 घंटे का है। इसलिए इस 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए हमने यहां से लेकर यहां तक 1 घंटा इधर को कम कर दिया और 1 घंटा इधर को कम कर दिया। बीच में से अपना समय लिया गया है यहां से। ठीक है, वरना अगर यहां से यहां तक आप जानते हो कि 2 घंटे का अंतर हो जाता तो बहुत समस्या होती। तो इसलिए हमने जो अपना टाइम जोन बनाया है वो बिल्कुल इस वाले इलाके को बनाया है, बीचों बीच वाले को, ताकि 1 घंटा इधर को कम हो जाए और 1 घंटा इधर को, ठीक है, एडजस्ट हो जाए। क्योंकि 2 घंटे का अंतर तो बहुत होता है। तो हमारे देश में 5 टाइम जोन है, यानी 5 अलग अलग राज्यों से जो है ये गुजरती है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत के किस राज्य की राजधानी जो है वो इस 82.5 पूर्वी देशांतर पर पड़ती है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्य मैंने यहां पर बनाए हुए हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्री झारा गुमछा बंगाल।
यानी मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो कर्क रेखा है ये भारत को दो भागों में बांटती है। अब इसके कारण जो भारत बटा है, ऊपर वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाला जो पार्ट बना हुआ है इसको बोलते हैं दक्षिण भारत या साउथ इंडिया। अब एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली है कि कर्क रेखा जो दो बराबर भागों में इंडिया को डिवाइड करती है, इधर की तरफ पड़ता है आपका अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। और नीचे पड़ता है आपका हिंद महासागर। क्या पड़ता है? हिंद महासागर। और इधर पड़ती है आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। तो एक चीज हमें यहां से दिखाई दे रही है कि जो दक्षिण भारत है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि जो भी जमीन का हिस्सा तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप या पेनिसुला कहते हैं। तो दक्षिण भारत का एक दूसरा नाम प्रायद्वीप भारत या पेनिसुला इंडिया हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली है, ये तीन अलग अलग वाटर बॉडीज हैं जो जिससे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये घिरा हुआ है। एक और वर्ड आता है अंतरीप या केप, किसे कहते हैं? अंतरीप या केप का मतलब है कि भूमि का वह भाग, वह पतला सा भाग जो समुद्र से तीन तरफ से घिरा होता है। यानी एक ही समुद्र है, कोई एक पतला सा भाग है जिसके तीन तरफ, मान लीजिए यहां कोई जमीन का पार्ट है इस तरह से, और ये तीन तरफ से घिरा हुआ है पानी से, समुद्र से, उसको अंतरीप या केप कहा जाता है। यहां पर एक मैंने आपको पूरे जितने भी स्टेट हैं उनका एक मैप बना करके दिखाया हुआ है। इसमें देखो क्या क्या दिखाया हुआ है आपको, कि आपको ये पता चले कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आज डेट है आपकी 19 मई 2026, और वर्तमान में आज के दिन तक 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य को स्टेट बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश को यूटी बोलते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई स्टेट में और यूटी में क्या अंतर होता है। तो स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होता है कहां पर? केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दो नहीं 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भी होते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के जहां पर मुख्यमंत्री भी होते हैं। बाकी के 5 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं होते, वहां उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 मैंने अभी आपको राज्य बताए हैं यहां पर होते हैं उपराज्यपाल, और बाकी जो बचे हुए हैं 5 वहां पर होते हैं प्रशासक, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहां से एक चीज और आपको समझने वाली है, अगर आप यहां से देखोगे तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय का मतलब जो आपकी लैंड बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की लैंड बाउंड्री की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है उसके बीच में कितना अंतर है, तो 281 किलोमीटर का अंतर है। एक स्पेसिफिक वीडियो में इन सभी स्टेट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई कौन से स्टेट की राजधानी क्या है, कब उसका नाम रखा गया, कब उसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो उसे स्पेसिफिक वीडियो में आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। उनको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनमें कौन सा राज्य कहां आता है। तो भारत के पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 7 बहनें या 7 सिस्टर्स। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये देखने में चिकन नेक सा लग रहा है। इसका मतलब है ये जो मुर्गे होता है उसकी आपने देखी है, ये जो चोंच होती है, खोपड़ी होती है, तो इसको चिकन नेक भी कहते हैं।
अब ये जो आपके 7 राज्य हैं, इनमें कौन सा राज्य कहाँ आता है? तो सबसे पहले आपको ये जो राज्य दिख रहा है, इसको मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये राज्य जो है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आपको एक राज्य इसके नीचे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नागालैंड। इसके बाद यहां पर एक राज्य आपको और दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मणिपुर। यहां पर एक राज्य इसके नीचे और है जिसको बोलते हैं मिजोरम। यहां पर एक राज्य और है जिसका नाम है त्रिपुरा। और इसके बाद आपको एक राज्य यहां पर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं मेघालय। और इसके ऊपर जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं असम। तो ये आपके 7 राज्य हो गए जो कि कहां पड़ते हैं? नॉर्थ ईस्ट में है। अब हम भारत की जलवायु के बारे में देखें तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत का जो विस्तार है कि भारत में कितने क्षेत्र पर कौन सा चीज पाई जाती है, तो भारत में अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वो 10.7% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वो आपका 18.6% क्षेत्र पर पाया जाता है। 27.7 क्षेत्र पर पठारी या प्लेटू एरिया है। और 43% भाग जो है वो कैसा है? मैदानी भाग है। भारत उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में एक ऐसा भूभाग जो विस्तृत भूभाग हो और प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देता हो। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर आपको वो अलग दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। अगर आप ग्लोब में देखोगे या कहीं पर भी आप नोटिस करते हो, मानचित्र में देखोगे वर्ल्ड के में, तो आपको इंडिया बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि उसका क्या है? ज्योग्राफिकल फीचर जो है, पर्वत पहाड़ इत्यादि जो हैं, इनके कारण। तो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, ये 7 देश आते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं, कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत का विस्तार है, भारत के उत्तर में क्या है? तो भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के पूर्व में पूर्वी पहाड़ियां हैं जिन्हें हम पूर्वोत्तर पहाड़ियां भी बोलते हैं। भारत के इस वाले इलाके में आप देखोगे यहां पर जो कि कौन सा वाला है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी वाला जो पार्ट है, यहां पर रेतीला मरुस्थल है। और इसी पार्ट में आपको सुलेमान पर्वत और हिंदुकुश पर्वत भी देखने को मिलता है जो कि कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में वनाच्छादित पहाड़ियां आपको पाई जाती हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहां पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत के कुल कितने नाम हैं। तो भारत के अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर आप देखोगे तो जो 5 नाम हैं वो ऐसे हैं जिनके बारे में जो है ज्योग्राफी में हमें जानकारी मिलती है। 2 नाम जो है भारत और इंडिया, ये आपके पॉलिटी में भी मिलते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 नामों को मान्यता मिली हुई है, भारत और इंडिया। इसके अलावा हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, ये आपके 3 नाम और हैं। भारत जो नाम रखा हुआ है राजा भरत के नाम पर है, इंडिया अंग्रेजों ने नाम रखा था, हिंदुस्तान पारसियों ने, आर्यव्रत आर्यों के ऊपर, और जम्बूद्वीप जो है ये पड़ता है आपका वेद पुराण रामायण महाभारत इत्यादि में आपको जम्बूद्वीप भारत का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये 5 नाम हो गए आपके। भारत की राजधानी की बात करें तो वो नई दिल्ली है जो कि 1912 में बनी थी। 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। अब ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कोलबा पॉइंट कहां पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। पॉइंट किलीमेरे, कालीमेरे जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। पॉइंट पेड्रो, ये जाफना एक दर्रा है श्रीलंका में, वहां पर पड़ता है। एक समुद्री मील या 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? तो 1.8 किलोमीटर है। कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि 1 समुद्री मील कितना होता है? तो 1.8 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। अब देखते हैं कि बफर स्टेट किसे कहते हैं। तो बफर स्टेट ऐसे देश जो दो दुश्मन देशों के बीच में रहता है, ऐसा कोई देश जिसके 2 दुश्मन देश हों और उनके बीच में वो रहता है, तो उसे बोलते हैं बफर स्टेट।
एक ऐसा ही और टर्म है जिसको बोलते हैं स्थूलरुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री ऐसा देश होता है जो चारों ओर से जमीन से या स्थल से घिरा होता है, जैसे नेपाल और भूटान है। इसके चारों तरफ आपको ना कोई समुद्र वगैरह कुछ नहीं है, इसके चारों तरफ आपको केवल जमीन जमीन दिखाई देगी। तो इस नेपाल और भूटान दो देश ऐसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुद्र सेतु परियोजना किसे कहते हैं? तो समुद्र सेतु परियोजना जो है ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने के लिए शुरू करी गई थी, ठीक है, वहां तक रास्ता बनाने के लिए या उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। एक और क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में। भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुडुचेरी में है। तो प्यारे बच्चों, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी इंडियन ज्योग्राफी की।